हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने टीजीटी और पीजीटी के लिए हिंदी की जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है उसमें जो है हम अपना पहला टेस्ट लगा चुके हैं। तो आज जो है वो हम इसका दूसरा टेस्ट लगाने वाले हैं। और हमारे जो भी ये टेस्ट सीरीज है इसमें क्या है कि हर सेट में जो है वो 100 क्वेश्चन है ना। तो हम जो है वो डेली 100 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर हम एक बार में 100 क्वेश्चन लगा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो है वो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं डेली आपको ऐसे ही अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस सेट सारे टीजीटी के और पीजीटी के सभी में से मैं आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगवाने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यूपी टीजीटी का एग्जाम आने वाला है या फिर किसी भी कहीं भी किसी भी स्टेट का टीजीटी का हिंदी का एग्जाम आने वाला है, तो उससे जो है आप लोगों का ये अच्छे तरीके से रिवीजन होता रहेगा और पर डे जो है वो 100 क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये है कि इसमें आप लोगों का रिवीजन भी बना रहेगा और जो आप लोग अपनी थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं वो आप अपनी थ्योरी रिवाइज करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बलदेव खटिक किसकी कविता है। बलदेव खटिक किसकी कविता है। तो इसका जो उत्तर है वो है लीलाधर जगुड़ी की। बलदेव खटिक जो है वो लीलाधर जगुड़ी की कविता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज के लेखक हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है विनोद कुमार शुक्ल। इसका क्या उत्तर है, विनोद कुमार शुक्ल। तीसरा जो प्रश्न है इसमें हमारा यह है, संदर्भ के लेखक हैं। संदर्भ के लेखक हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर विनोद, सॉरी डॉक्टर विनय। संदर्भ के लेखक कौन है, डॉक्टर विनय। अब इसमें हमारा चौथा प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है धूमिल। मोचीराम और पटकथा के लेखक कौन है, धूमिल। पांचवा प्रश्न है हमारा, समाधिलेख के लेखक हैं। समाधिलेख के लेखक हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीकांत वर्मा। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना कौन सी है इसमें से, कोशी का घटवार। तो सही उत्तर है कोशी का घटवार। सातवां प्रश्न है हमारा, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेमगन। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, प्रेमगन। आठवां हमारा प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मंझन। अगला प्रश्न है हमारा, सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है, सरहपा जी। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं। आत्मजयी के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा किसकी रचना है, ठंडा लोहा जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। किसान के रचनाकार है, तो किसान जो है वो किसकी रचना है, किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, शिवा साधना नाटक है। शिवा साधना जो है वो किसका नाटक है। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पहला तो हमें ये पता चल गया कि जो शिवा साधना कृति है ये किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है। दूसरा जो है वो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमें पता चल गया कि हरिकृष्ण जी जो है वो इसके लेखक है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो प्रसाद जी है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोदान उपन्यास है। गोदान जो है वो किस प्रकार का उपन्यास है, तो गोदान जो है वो हमारा यथार्थवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न है हमारा, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार है। तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक है। अपराजिता के लेखक कौन है, अंचल। नरेंद्र वर्मा नहीं है, दिनकर भी नहीं है, मखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अंचल। सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा जो है वो किसकी रचना है, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, धर्मवीर भारती की या गिरजा कुमार माथुर की। तो सागर मुद्रा के जो लेखक हैं वो अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदयवान चरित के लेखक हैं। उदयवान चरित के लेखक कौन है, इंशा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है। जो आधा गांव उपन्यास है वो किसका है, राही मासूम रजा का। राही मासूम रजा का। अगला प्रश्न है हमारा, अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है इसके लेखक, शमशेर बहादुर सिंह। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लल्लूलाल जी। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे, जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है हमारा, रूपाण के संपादक हैं। रूपाण के संपादक कौन है, पंत जी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गारसादा तासी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो है इतिहास लेखन किसने किया, गारसादा तासी ने। अब इसके बाद जो मतलब गारसादा तासी के बाद आप मुझे बताएंगे कि इतिहास लेखन किसने किया था। ठीक है। और गारसादा तासी की जो बुक है उसका नाम भी आप लोग बताएंगे। और माटी की मूर्तें की विधा क्या है, माटी की मूर्तें जो रचना है उसकी विधा क्या है, तो उसकी जो विधा है वो है संस्मरण। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं, मतलब जो बिहारी की जो बिहारी सतसई रचना है उस पर फिरंगे सतसई नाम से एक फारसी में टीका लिखी गई थी, तो इसके टीकाकार का नाम क्या है, आनंदीलाल शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता की मूल
मूल रूप से है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की जो वार्ता है वो मूल रूप से क्या है, कहानी है, आत्मकथा है, किसी का जीवन व्रत है या फिर निबंध है। तो ये जो कृतियां हैं ये जो है जीवन व्रत है। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादन का जो उत्तराधिकार था वो अपने बाद किसे दिया था? तो पंडित देवीदत्त शुक्ल को दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, केशव कहीं ना जाए का कहिए, केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृति से लिया गया है? केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह जो प्रसिद्ध पद है ये कौन सी काव्यकृति का है? तो ये जो है वो विनय पत्रिका का है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? कवि धूमिल का पूरा नाम जो है वो सुदामा पांडे था। इनमें से कौन एक ललित निबंधकार नहीं है? यहाँ पे 4 निबंधकार दे रखे हैं, इसमें से कौन से एक ललित निबंधकार नहीं है? तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो ललित निबंधकार नहीं है। तीसरी कसम जो फिल्म है वो किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? जो तीसरी कसम फिल्म है वो किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो ये जो है वो रेणु जी की कहानी पे बनाई गई थी। तीसरी कसम किसकी कहानी पे बनाई गई थी? फिल्म रेणु जी की कहानी पर बनाई गई थी। बनाम दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बामन दास जो है वो इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो बामन दास जो है वो मैला आंचल का पात्र है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दिनकर जी को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे प्राप्त हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो क्या है? एक नाटक है, आत्मकथा है, जीवनी है या उपन्यास है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो एक उपन्यास है। कविवचन सुधा थी, कविवचन सुधा क्या थी? एक कविता थी, एक पत्रिका थी, एक नाटक था या फिर कोई साहित्यिक संस्था का नाम था? तो जो कविवचन सुधा है वो एक पत्रिका थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था वो 1903 से किया था और इन्होंने ये जो इसका जो संपादन है वो 1920 तक किया था। इसके बाद आगे यहाँ पे हमें ये एक साइड सूची 1 में जो है वो हमें रचनाओं का नाम दे रखा है और सूची 2 जो है उसमें वो हमें लेखकों का नाम दे रखा है। तो हमें जो है वो इन्हें मैच करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और उसके बाद शेखर एक जीवनी के रचनाकार जो है वो अज्ञे जी हैं। आधे अधूरे जो रचना है वो मोहन राकेश की है और संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो इससे जो है ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। तो जो कफन है वो प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं, इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो जो जयशंकर प्रसाद है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो इसमें जो घनानंद है उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। क्वेश्चन 46 है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया था? जो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया था वो किसके नाम के आधार पर किया गया था? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था, लेकिन नहीं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। क्वेश्चन 47 है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो पहले लेखक है उनका क्या नाम था? तो जो ये पहले लेखक है ये गारसा दत्तासी है। सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो गारसा दत्तासी ने लिखा है। इसके बाद अगले हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को आदिकाल की समय सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का समय दिया है वो क्या दिया है? तो 1050 संवत से 1375 संवत तक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है? तो इन्होंने जो है वो राजा मुंज को किया। ये मुंज नहीं है, ये राजा मुंज है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नया जो रिपोर्टाज था उसकी जो परंपरा है वो कौन सी रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से आरंभ होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? जितनी भी मतलब रासो परंपरा थी, जितने भी रासो साहित्य लिखे गए थे उनमें से ऐसा कौन सा मतलब रासो ग्रंथ था जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगनिक का परमाल रासो। ये सॉरी यहाँ पे गलत टिक हो गया है, दलपति विजय का कुमार रासो नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है जगनिक का परमाल रासो। अगला प्रश्न है, गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ होता है अव्यक्त अनुभव, वो अनुभव जिसे बताया ना जा सके। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो कुंभन दास जो है वो भी अष्टछाप के कवि है, नंददास भी अष्टछाप में शामिल है और आपका परमानंद दास भी है, लेकिन जो सुंदरदास है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। और जो सुंदरदास है वो जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। मतलब ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि अधिकतम पढ़े लिखे जो कवि हैं उनमें से किसका नाम आता है? तो अधिकतम पढ़े लिखे कवियों में सुंदरदास का नाम आता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार पे अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, तुलसी और सूरदास एंड जायसी में से ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने सिर्फ अवधि में रचना की है? तो जो जायसी है उन्होंने केवल अवधी भाषा में ही रचना की थी। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? मतलब एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी इतिहासकार हैं, काफी सारे इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी समझ के हिसाब से या फिर अपने अपने साहित्य के हिसाब से मतलब अलग अलग कवियों को
अलग अलग मतलब हर कवि को अलग अलग माना है, मतलब किसी इतिहासकार ने किसी कवि को पहला प्रथम कवि माना है और किसी इतिहासकार ने जो है किसी कवि को प्रथम कवि माना है। तो लेकिन जो सर्वसम्मति से माना गया है, मतलब कि सर्वसम्मति से इन द सेंस कि जो काफी सारे इतिहासकारों ने एक साथ जिसे हिंदी का पहला कवि माना है वो सरहपा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि कौन है? तो ये अमीर खुसरो है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही आपका उत्तर है। मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से क्या है 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं और जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं हमें वो बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो अनिकार्थक में नहीं आता है। तो जो ब्राह्मण है वो अनिकार्थक में नहीं आता है, जबकि इंद्र, सिंह और सूर्य ये जो है वो अनिकार्थक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। नीचे इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, तो सही विकल्प को चुनना है। इसमें क्या है, हमें सही विकल्प के बारे में बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो, जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो। तो इसमें जो पहला दिया है वो जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो, जो मिठाइयां पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयां पसंद हो तुम खा लो, या फिर जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। जो इसमें आहा शब्द दे रखा है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है। तो इसमें जो आहा शब्द है वो एक अव्यय है। सरसी छंद में होती है। सरसी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 27 मात्राएं होती हैं। 16 11 पे यति होता है, अंत में गुरु और लघु होता है। क्या 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पे यति होता है और अंत में गुरु एवं लघु होता है। प्रश्न हमारा अभी 64 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आचार्य नरेंद्र देव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूतकाल में कितने भेद होते हैं? भूतकाल में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं ये आप लोग बताइएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर स्थित है, सॉरी मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से मतलब कि घर से अलग, और अलग होने का अलग अलग कहीं पे भी जब अलग होना दर्शाया जाता है तो वहां पे कौन सा होता है? कारक अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें क्रिया विशेषण युक्त कौन सा वाक्य है? रोते रोते, मतलब कि लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इसमें जो है वो क्रिया विशेषण वाक्य है। अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। इसमें क्या है, ये अलग अलग खंड दे रखे हैं, इन सबको जोड़ के हमें एक क्रमबद्ध तरीके से सही अर्थ वाला वाक्य बनाना है। तो अभी हम इसे पढ़ते हैं तो क्या दे रखा है, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अभी हमें इसे इस तरीके से जोड़ना है कि ये एक पूरा सही वाक्य बन जाए। तो अभी हम इसे कहाँ से जोड़ेंगे, बिना हिंसक विरोध के भारतीय शुरू से ही सहते, यहाँ गलत हो गया। अभी अगर हम इसे थर्ड से स्टार्ट करें तो शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक चले आ रहे हैं, नहीं यहाँ गलत हो गया। तो कैसे होगा, शुरू से ही एक सेकंड, यहाँ से शुरू से ही सहते नहीं, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, हाँ ये ठीक है, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को भारतीय बिना हिंसक विरोध के सहते चले आए हैं, ये ठीक रहेगा क्या? शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को भारतीय बिना हिंसक विरोध के सहते चले आ रहे हैं, है ना। तो इसका जो है ये ही वाक्य सही बन रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवि का स्त्रीलिंग होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री, है ना। इसका ऑप्शन सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, जलजात या फिर जलद। तो जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है ना। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है किस लिए? करने के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चुका है के अर्थ में, या इनमें से कोई नहीं। तो तव्यत और अनियर का जो प्रयोग होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में समास है, नीलोत्पल शब्द में समास है। तो नीलोत्पल में कौन सा समास है? इसमें जो है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या होती है ये आप लोग बताएंगे। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो मिलकर ए हो जाता है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि है, गुण है या अयादि है। तो यहाँ पे जो है वो गुण स्वर संधि हो जाएगी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, जो राष्ट्र शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो राष्ट्रीयता होगी। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग जो है वो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तृण, तृण का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें तृण जो है वो किस किस को कहा जा सकता है? तुच्छ को,
या अलप को, घास को तो तृण कहते हैं, या पत्ते को, लता को, द्रुम को, या फिर तिनके को और घास को। तो तृण का मतलब होता है तिनका भी होता है और तृण का मतलब जो है वो घास भी होता है ना। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध है। यहाँ पे क्या है, वर्तनी वाले क्वेश्चन आ गए। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है इसमें, सूची, यानी, शुष्क या यानी। तो यानी जो है ऑप्शन ए जो है वो इसमें अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओझा का मतलब उपाध्याय होता है, सही है। केला का कदली होता है, ये भी ठीक है। लेकिन कपास का करपट नहीं होता है। कपास का करपट क्यों नहीं होता है, क्योंकि करपट किसका होता है, पसीना का प्रस्विन, ये भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पराजय है। पराजय में उपसर्ग है। मति शब्द में षष्ठी एकवचन का रूप है, मति शब्द में षष्ठी एकवचन का रूप है। तो इसमें जो है वो षष्ठी एकवचन का रूप क्या हो गया, मत्याह, है ना, मत्याह। और प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो कि कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये जो है वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे, स्वतंत्रता संग्राम में कई बार गांधी जी ने आमरण अनशन किए थे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। तो यहाँ पे तेज, तेज जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। मूक का विलोम है, मूक का विलोम होता है वाचाल। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, सुख और दुख के बीच में जो लगने वाला चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, इसके बीच में जो है वो योजक चिन्ह लगता है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो प्रसन्नता में जो है वो युग्मक ध्वनि है। योगदान में कौन सा समास है, योगदान में जो है वो तत्पुरुष समास है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्वास। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाएगा, जो इंसान, कोई भी इंसान ऐसा हो जो हर समय सिर्फ अपना मतलब निकालने के बारे में सोचता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वार्थी कहा जाता है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बहिर्मुखी में क्या है, बहिर उपसर्ग है। लेकिन इसमें क्या है, देखो दोनों ऑप्शंस में बहिर दिया हुआ है, लेकिन जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत किसे कहते हैं, ये जो डंडा सा लगा होता है इसको हलंत कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य नहीं है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। तो इसमें क्या है, ये तीनों जो है मिश्र वाक्य है। लेकिन वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये जो है वो संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये जो है वो पंक्ति ये जो उक्ति है ये किसकी है, ये उक्ति जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये बात किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने कही है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, मर्यादा जो है वो किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास की। अगली पंक्ति, हम राज्य के लिए मरते हैं, ये बात किसने कही है, मैथिली शरण गुप्त ने कही है। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। ये उपमान मैले हो गए, ये उपमान मैले हो गए, ये बात किसने कही थी, तो ये अज्ञेय की पंक्ति है। अगला है इसमें बतरस लालच, बतरस लालच, तो ये जो है किसने कही है पंक्ति, ये जो है वो बिहारी ने कही थी। ठीक है, इसके बाद अगला है कृतज्ञ। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो हमें इसमें विलोम बताना है। कृतज्ञ का विलोम क्या हो गया, कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण। अगला है, यहाँ पे हमें पर्यायवाची बताने हैं। तो मृगधर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मृगधर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, शिव। शिव को ही मृगधर भी कहा जाता है। और पराग का पर्यायवाची क्या होगा, भारती फूल सरांध, भारती फूल सरांध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सराध हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो है मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी वो हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।